नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद में इस बार हम बात करेंगे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं सबसे पहले बात, क्योंकि आजकल मैं आपको कृषि क्षेत्र में जो डिजिटल एग्रो मिशन है, इस पर आप खास तौर पे चर्चा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक अभियान रहा है डिजिटल एग्रो मिशन। क्या तात्पर्य है इससे, और किसान डिजिटल एग्रो मिशन से कैसे जुड़ेगा? क्योंकि किसान और टेक्नोलॉजी को लेकर कई बातें, कई भ्रांतियां सामने उभर के आती हैं। क्या कहना है आपका? मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल एग्रीकल्चर, मैं कहता हूँ डिजिटल एग्रो मिशन बनाकर जो सामर्थ्य, जो अस्त्र के रूप में ताकत दी है किसान को, और उसका एक सुंदर परिणाम आज पूरा देश का किसान देख रहा है जी। उसका समय बच रहा है, उसकी लूट बच रही है और बिचौलिए ख़त्म हुए हैं। ये इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए मैं मानता हूँ कि डिजिटल एग्रीकल्चर एक क्रांति है। उस क्रांति के प्रणेता देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी हमने इस पैमाने पर तुलनात्मक तरीके से देखा नहीं। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आज किसान सम्मान निधि आम आदमी तक पहुँच रही है, हम कोरोना के पीरियड को स्मरण करेंगे तो गंभीरता और समझ में आएगी। लेकिन लगातार इतनी बड़ी संख्या में किसान सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में पहुंच रही है। इसके पहले किसी भी सरकार के खाते में ये अंक 0 होगा, लेकिन मोदी सरकार ने जब से ये काम शुरू किया है, आज मैं देखता हूं कि लगभग 11 करोड़ 37 लाख किसानों को आज तक 2 करोड़ 16 हजार लाख करोड़, मतलब 2 लाख 16 हजार लाख करोड़ किसानों के खाते में पहुंच गया, और वो सीधे पहुंचा। इससे उसका बिचौलिया बीच में गायब हो गया, उसकी लूट रुक गई और उसका समय भी बचा और उसकी उपयोगिता भी बढ़ गई कि पैसा खाते में आया तो उसने किया। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब कभी हम दूसरे प्रकार से सोचते हैं, तो चाहे हम इनाम मंडी की बात करें, यदि कभी लोग ये मानते थे, चैलेंज ये था कि किसान अनपढ़ है, वो टेक्नोलॉजी के साथ चल नहीं सकता, ये मान्यता सरकारों की रही है। नया जो पढ़ा लिखा नौजवान था वो मानता था खेती घाटे का है, तो मुझे खेती की तरफ जाना नहीं चाहिए। इस भ्रम को तोड़ने का काम भी प्रधानमंत्री ने किया। और उसका दूसरा उदाहरण देता हूं मैं इनाम मंडी का। इनाम मंडी में जो 2.25 करोड़ किसान जुड़ गए और लगभग 2 लाख 36 हजार करीब जो ट्रेड है, यानी ट्रेडर्स हैं, वो पंजीकृत हुए और 2 लाख 22 हजार करोड़ रुपए का व्यापार उसमें हो गया। यानी जिसको आप अनपढ़ मानते थे उसने वो कर लिया। इसी का तीसरा उदाहरण मैं देता हूँ एफपीओ का। वही किसान है इस देश का, उसने अपने एफपीओ बनाए, अपने उत्पादन को बढ़ाया, बीज से लेकर बाजार तक की यात्रा वो पूरी कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये प्रत्यक्ष घटता हुआ परिणाम है जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आसमान छू रहा है। जी बिल्कुल प्रहलाद जी, डिजिटल एग्रो मिशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और भी उठता है, किसान पढ़ा लिखा है या नहीं है, टेक्नोलॉजी को वो कितना समझता है, टेक्नोलॉजी से वो कृषि को कितना जोड़ पाता है, ये अपने में एक मुद्दे हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि टेक्नोलॉजी को शहरों तक सीमित माना जाता था। अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, कृषि क्षेत्र की हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से किसान जुड़ रहा है? मैं 3 महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देता हूँ। जब कभी भी आपदा आती थी किसान के सामने, ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, उसके सामने संकट होता था कि वो पटवारी के भरोसे रहता था। उसके बाजू वाले खेत का नुकसान लिख दिया जाता था, इसका नहीं लिखा जाता था। सैटेलाइट सर्वे के बाद जब एग्रीकल्चर में सैटेलाइट सर्वे की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, तो आज आपका रकबा चिन्हित होता है, क्षति जितनी होती है वो आकलन उसका वाजिब होता है। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो आप बैठे बैठे आप सैटेलाइट सर्वे से उसको स्पष्ट कर देते हैं और उसके बाद में चीज़ें खत्म हो जाती हैं। दूसरी बात आती है कि बैंक में किसान चक्कर लगाता था। अगर उसके कस्बे में या तहसील में 4-5 बैंक है तो नो ड्यूज सबसे लाना पड़ता था। आधार से जोड़ने के बाद इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण उसका खाता आधार के साथ जुड़ा हुआ है। सारे बैंकों के बारे में, एक बैंक में जिसमें वो गया है वहाँ क्लिक करेगा उसका आधार नंबर, उसका खाता नंबर, तो देख लेगा कि कहीं इसका लोन है या नहीं है तो वो लोन का हकदार है, उसको एनओसी लाने की ज़रूरत नहीं है। यदि कहीं उसके पास में किसी दूसरे बैंक में लोन है तो वहीं बैठे कहा जा सकता है कि इसको आप चुकता कर दीजिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तीसरा उदाहरण है ड्रोन का, कि कभी ड्रोन को इंट्रोड्यूस नहीं किया किसी सरकार ने। खेती में सुरक्षा के नाम से आपको ये लाइसेंस लेने पड़ेंगे, वो लाइसेंस लेने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, ड्रोन की एंट्री हो गई और तकनीक के साथ में हम बेहतर से बेहतर
चाहे दवाइयों का छिड़काव हो, चाहे खादों का छिड़काव हो, हम वो सारा करने में सफल हुए। जी। एक मुद्दा और आता है जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, खास तौर से जब जो कृषि को ध्यान में रखकर, किसान को ध्यान में रखकर सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती थी, उन योजनाओं का लाभ किसान को मिले, उस दृष्टि से टेक्नोलॉजी का उपयोग और भ्रष्टाचार पे अंकुश। क्योंकि पूर्व में देखने में आया है सरकारों में कि किसान के नाम पे योजनाएं तो बहुत बनी, लेकिन किसान तक पैसा नहीं पहुंचता था, किसान तक योजनाएं नहीं पहुंचती थी। क्या अब किसान को उसका हक मिल रहा है ईमानदारी से, आप कह सकते हैं? मुझे लगता है कि किसान सम्मान निधि इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। ऋण लेने में जो उसकी लूट होती थी वो उसका दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया है। तीसरी बात आती थी कि भाई क्षतिपूर्ति का आकलन ही नहीं होगा तो उसको बेचारे को मिलेगा नहीं कि इतना प्रतिशत तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ, वो सब कुछ उसके सामने मौजूद है। फिर चौथी बात आती है कि उसको ये नहीं पता होता था कि वो तो कहता था कि जिस किसान ने ये अनाज लगाया है तो हमको भी ये फसल बोनी है। लेकिन आज जो साउल कार्ड, किसान कार्ड बना के खेत में मिट्टी का परीक्षण करने के बाद में चीज़ें उसके सामने हैं, तो उसको पता है कि मुझे क्या बोना और क्या नहीं बोना। दूसरी तरफ प्रयोगशालाएं नहीं थी। जब यूपीए की सरकार थी तो 200 के भीतर प्रयोगशालाएं थी, आज 11,500 प्रयोगशालाएं उसके सामने हैं। तो मुझे लगता है कि लूट बचने के ये सारे बेहतर पैरामीटर है। उसकी समझ बड़ी है, वो ये समझता है कि हमें चीज़ों को कैसे लेना है और कैसे उसको देना है। तकनीक अब उसका एक महत्वपूर्ण औजार बन गया है और इसलिए वो जाता है और देखता है कि भाई कृषि अनुसंधान केंद्र में और कौन सी चीज़ें हैं या कृषि विज्ञान केंद्र में हमें और क्या मिल सकता है। तो मुझे लगता है बीज से लेकर बाजार तक की यात्रा में हम पूरी तरह से एक चैनलाइज सिस्टम इस सरकार ने बनाया है। एक इतनी बेहतरीन चैन है जिस चैन पर मुझे लगता है कि हर कदम पर आपको लगेगा अनुसंधान देखना है, नए बीज देखना है तो वो मिलेगा। खाद की बात आएगी तो उसको लगेगा कि नहीं यूरिया हो या माइक्रो हमारा बाकी तुम तरीका हो, वो आपको मिलेगा। नीम किटेड यूरिया भी मिलेगा और बाकी चीज़ें भी उसको मिलेंगी। तो ये बीज, खाद, पेस्टिसाइड, जैविक होना, पहले अंधाधुंध ये मान के चलते थे कि जितना मर्जी आए उतना खाद डालो। पंजाब और हरियाणा उसका उदाहरण है कि किसान भी बर्बाद हो गया और कृषि भी बर्बाद हो गई और ज़मीन भी बर्बाद हो गई। लेकिन इस सरकार ने संतुलन बना के रखा कि हमें जैविक की तरफ भी जाना होगा, हमें मोटे अनाज को भी रखना होगा। मैं सिंचाई की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक चक्र है। मैं 2-3 चीज़ें बिल्कुल नहीं छूऊंगा, जैसे एमएसपी में मैं कोई नहीं करूँगा, मैं आपके सिंचाई के बारे में मैं नहीं कहूँगा। महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी भागीदारी कृषि में कितनी है मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि डिजिटल एग्रीकल्चर इतनी बड़ी क्रांति है जिसने इन तमाम चीज़ों को रोक दिया। मैं 3 बातें फिर रिपीट करता हूँ, उसका समय बचा किसान का, उसकी लूट बची और बिचौलिया पूरी तरह से खत्म। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिससे किसान की अर्थव्यवस्था जुड़ी है, किसान की आर्थिक स्थिति जुड़ी है, क्योंकि जब भी बात खेती और किसानी की आती है तो आज देश के किसान की आर्थिक स्थिति क्या है, और किसान की आर्थिक स्थिति तब बेहतर होती है जब उसे बेहतर बाजार मिलता है। तो बाजार की दृष्टि से आपकी सरकार ने क्या किया कि किसान को उसकी फसल का, उसके उत्पाद का अच्छा दाम मिल सके? कोरोना के समय में सर्वाधिक कृषि का उत्पादन हुआ। लोग कहते थे कि इनाम मंडी कैसे चलेगी, मंडियों में लोग जाएंगे तब उसका अनाज ऑक्शन होगा, घर बैठे भी उसका कोई अनाज ले सकता है, इसका उदाहरण है। और थोड़ा बहुत नहीं हुआ, मतलब 2 करोड़ किसान उससे जुड़ गए और 2,22,000 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो गया। मुझे लगता है कि इससे बेहतर और तरीका हो नहीं सकता। अभी भी हम देखें तो जिस प्रकार से जिस बड़े पैमाने पर सरकार ने खरीदी करने का हमेशा से अपना लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य साफ दिखता है कि किसान को नुकसान नहीं हो सकता। बीमा की बात आपको इसमें चर्चा में जोड़नी होगी, क्योंकि बीमा में हमेशा डिस्प्यूट रहा है। पिछली सरकारें हमेशा बीमा की बात करती थी, लेकिन इस सरकार के सामने एक बड़ा बढ़िया उदाहरण है कि 25,185 करोड़ रुपया कुल प्रीमियम लेकर 1,24,000 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति में दिया है। और जो किसानों की संख्या है वो छोटी मोटी नहीं है, वो इतनी बड़ी संख्या है कि जिसके बारे में कोई कह नहीं सकता। तो खाली आपको विक्रय भर का प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, खाली निर्यात की बात की है। तो जो सबसे अहम बात होती है कि कहीं ज़्यादा सब्जियां फल इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं पर अनाज बहुतायत में पैदा हो रहा है, और कहीं पर है नहीं, और इसी का लाभ उठाकर महंगाई की बात होती थी। कोरोना के बीच में किसान रेल चली जी। अगर उत्तर भारत में सब्जियां ज़्यादा हैं और दक्षिण भारत में नहीं है तो किसान का माल ट्रेन से जाएगा और 50% का अनुदान उस पूरे ट्रेवल उसमें सरकार देगी। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है,
वहाँ पर फल हैं, ताज़ी सब्जियाँ हैं, सब कुछ है। तो वहाँ पर ट्रेन का टाइम ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर किसान उड़ान योजना बनी, उसमें भी 50% उनको सब्सिडी मिली कि भाई यदि किसान लेकर आएगा, वो दिल्ली या मुंबई या कोई महानगर में लेकर जाता है फल और सब्जियाँ, तो उसको लाभ मिलेगा। तो प्लेटफॉर्म के तरीके भी बदले हैं। यदि आपको वहाँ से नहीं बेचना है और आप खुद मार्केट में जाना चाहते हो, तो आपको इस दूरी में ट्रांसपोर्ट में 50% आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं जो जिसने उस किसान को संबल दिया है। जी। लेकिन अगर बात मैं कर्ज की करूं, क्योंकि इस देश में एक सरकार थी जिसमें किसानों की कर्ज माफी पे खासा जोर दिया, लेकिन आपकी सरकार किसान सम्मान निधि के जरिए किसान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। इन दोनों पहलुओं को लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से अलग अलग बातें उभर के सामने आती हैं। आप कैसे देखते हैं कर्ज माफी की जो राजनीति रही, कर्ज माफी का जो मुद्दा रहा, या किसान सम्मान निधि की जो योजना है, इसमें किसान का किसमें फायदा है? मुझे लगता है कि मैं किसान हूँ जी। और मैं नौजवान था, पढ़ता था, तब से मैं किसान के आंदोलन से लेकर उनकी मांगों के लिए लड़ता रहा हूँ। मैं हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूँ, किसान मेहनत कर से वो मेहनत करता है, वो अपनी लागत लगाता है, अब क्यों बीज खाद उसकी मेहनत एक पल में डूब जाती है, चाहे ओला पड़े, पाला पड़े, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो जाए, वो ख़त्म हो जाता है। उसकी चुनौती ये नहीं है, वो मेहनत से नहीं बचना चाहता। किसान जी तोड़ मेहनत करने का संकल्प लेकर ही पैदा होता है। ज़मीन उसकी है, मेहनत उसके पास करने की है। हम कौन सा शॉक एब्जॉर्वर उसको देना चाहते हैं, और ये शॉक एब्जॉर्वर देने का काम बिना मांगे, जिसके यहाँ नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो। जी। आज 11 करोड़ से ज़्यादा किसान को किसान सम्मान निधि उसके खाते में पहुँच रही है। उसकी ज़रूरत की चीज़ों पर उसको किसी से कर्जा नहीं लेना है बड़े रेट पर। हाँ, अगर उसको खेती किसानी के लिए अलग से कोई विकास के लिए कर्जा लेना है, तो जब वो बैंक में जाता है तो वो चक्कर लगाता था कि भाई हमको इससे एनओसी ले आओ, उससे एनओसी ले आओ, फिर बैंक वाला उसको बार्गेन करता था, फिर दलाल उसमें घुसते थे। अब सीधे डिजिटल है, उसके आधार से जुड़ा हुआ उसका खाता है, सारे बैंकों में उसका नाम ढूंढ लो, एक ही बैंक में वो बैठेगा, आप पता कर लीजिए हमारा कहीं कर्जा होगा तो हमारा सामने आ जाएगा। तो ये जो राहत देने का तरीका है, ये उसको, ये बैसाखियाँ नहीं है, ये सीढ़ियाँ हैं। हम पहले बैसाखी देने का काम करते थे, अब हम सीढ़ी दे रहे हैं ताकि वो धीरे चढ़े या तेज चढ़े, जब उसकी क्षमता है कि वो कितना तेज चढ़ सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने उसको बैसाखियाँ फेंकवा के सीढ़ी दी है ताकि वो सीधे ऊंचाइयों की तरफ जाएगा, विकास की तरफ जाएगा। जी। देश ने एक दौर ऐसा देखा जब देश आत्मनिर्भर बने कृषि क्षेत्र में, अन्न बचे देश का, तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय लोगों ने उपवास रखा, उसकी परिस्थितियां अलग थीं। लेकिन आज निर्यात के क्षेत्र में भारत दुनिया में मजबूती के साथ उभर के सामने आया है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? इससे देश की अर्थव्यवस्था को, देश के किसान को, देश की कृषि को कितना फायदा होगा? आपने मेरा काम हल्का कर दिया, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। उपवास से निर्यात की यात्रा, और ये 8 साल मोदी सरकार के जो 8 साल हैं, जब उन्होंने कहा था कि निर्यात $400 मिलियन होगा, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, और वो कोरोना के बीच में हो गया। लेकिन अभी तो जो कृषि निर्यात है वो 4.25 लाख करोड़ है, और 4.25 लाख करोड़ इतना बड़ा है जिसके कारण से अब सबका आकलन बदल रहा है, और इसमें बेशक किसानों की भागीदारी है, किसानों का परिश्रम है। यदि मैं कहूँ, मैं विस्तार में ना जाऊँ, तो यदि बागवानी, आपकी नर्सरी, फिशरीज और पशुपालन, ये छोटे क्षेत्र में भी करने के बाद भी आप बड़ी आमदनी पैदा कर सकते हो। 1 एकड़ खेती में जितना आप अनाज से कमाएंगे, अगर आप उसमें पशुधन के द्वारा कोई चीज़ कमाने की बात करेंगे या दूध उत्पादन का काम करेंगे, तो शायद दुगना या तिगना कमाएंगे। अगर आप फिशरीज के लिए उसी 1 एकड़ में फिशरीज का काम करेंगे, तो फसल से ज़्यादा आमदनी आपकी उससे होगी। तो इसके लिए जो मुहिम चली है, उसके मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये परिस्थितियाँ इस देश में पैदा हुई। जब भी आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये है, और उसका परिणाम भी यही है कि आज दूध में हम दुनिया में नंबर 1 हैं, हम आज चीनी निर्यात में नंबर 1 हैं, चावल के निर्यात में हम पहले 3 की स्थिति में हैं। उसके अलावा भी अभी एक बहुत बेहतरीन अवसर आया है, जब प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के कारण, जब यूएन ने तय किया है कि अगला वर्ष मिलेट्स ईयर होगा, मोटे अनाज का वर्ष होगा। 100% अगर मिलेट्स पैदा होता है, उसका 40% भारत में पैदा होता है।
और इसलिए मुझे लगता है एक अनंत बाजार अभी भारत के सामने खड़ा है, वो मोटे अनाज का उत्पादन का है। अगर हम प्रोसेसिंग करके ये बात दे पाए, अभी G20 की अध्यक्षता इसका सबसे बेहतरीन अवसर हमारे पास है, जहाँ प्रधानमंत्री ने कहा है कि नाश्ते में मिलेट्स वे से ही लोगों को व्यंजन परोसे जाएंगे। टेस्ट उनके देश का होगा लेकिन बेस हमारा मिलेट्स होगा। तो मुझे लगता है कि जब आप फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय को उससे जोड़ेंगे, और फूड प्रोसेसिंग का मतलब ही ये होता है कि फल सब्जियां जिनकी आयु कम है, इनको प्रोसेस करके अगर हमने इनकी आयु बढ़ा दी तो लाभ किसान को भी मिलेगा, व्यापारी को भी मिलेगा, और सबसे ज़्यादा देश की संपत्ति बचेगी। जी। तो ये जो चैनल है बीज से बाजार तक का, तो सरप्लस अगर देश के भीतर है तो फिर वो बाहर जाएगा और उसकी कीमत अच्छी मिलनी चाहिए। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की आपने बात की, एक बड़ा मंत्रालय आपके पास है जिसके जरिए सरकार का उद्देश्य ये रहा है, आपके मंत्रालय का उद्देश्य जैसा मैं समझ रहा हूँ ये रहा है कि किसान मजबूत हो, स्टार्टअप को अधिक से अधिक इसमें योजनाओं का लाभ मिले। आप कैसे देखते हैं जब हम इसकी बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इस लिहाज से आपकी मिनिस्ट्री ने रोजगार की दृष्टि से क्या किया, स्टार्टअप कितने शुरू हुए, किसान को कितना लाभ हुआ, फूड प्रोसेसिंग के हिसाब से जो कृषि उत्पाद हैं उसके लिए कितने अच्छे अवसर पैदा हुए? सब्जी, फल और कुछ जल से जुड़ी समुद्र से जुड़े उत्पाद जैसे झींगा, अगर ये बाहर निकलते तो इनकी उम्र बहुत कम होती है। अगर ये प्रोसेस हो जाए तो इनकी उम्र बढ़ जाती है। अगर सब्जी की उम्र हम 8 दिन बढ़ा दें, अगर हम प्याज की उम्र, अब तो प्याज सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इस देश के भीतर, लेकिन विकिरण की पद्धति से उसको प्रोसेस अगर कर दिया जाए तो वो 10 से 11 महीने उग नहीं सकती। अगर 27 डिग्री के टेम्परेचर पर रखा जाए तो वो 5 से 7% से ज़्यादा वो सड़ेगी नहीं। ये टेक्नोलॉजी आज भारत में है। हमको अवेयर होने की ज़रूरत है कि लोगों को लगता है कि शायद विकिरण से अगर कोई चीज़ प्रोसेस होती है तो उसका नुकसान होता है, लेकिन वही चीज़ अगर विदेश जाएगी तो वो बाकायदा उसी तरीके से प्रोसेस होगी और उसका खर्चा वहाँ विदेश में आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इन चीज़ों को भी अभी ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ पर पहले एक सिर्फ स्कीम होती थी टॉप, जिसमें आलू प्याज और टमाटर ही होता था, लेकिन हमने जैसे ही कोरोना आया तो हमने उसको टोटल किया और उसमें 11 फल सब्जियां हैं, उसमें 9 फल हैं, एक समुद्री उत्पाद है झींगा, तो उसको हमने टॉप से टोटल किया। अभी भी वो विंडो ओपन है, यदि किसी रीजन में कोई सब्जी या फल ज़्यादा मात्रा में होता है जो सूची में नहीं है तो हम उसको जोड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि उसको परिवहन सब्सिडी का लाभ मिल सके। अगर वो प्रोसेस कराना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग यूनिट में उसको लाभ मिल सके। अगर कोल्ड चेन की, सप्लाई चेन की बात आती है तो उसमें कोई चीज़ अगर बीच में बननी है तो वो हो सकती है। हमारी जो फूड प्रोसेसिंग लैब है, उन लैब को हम अपग्रेड कर रहे हैं, NABL कर रहे हैं कि किसी भी सैंपल को 3 घंटे से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ताकि एक्यूरेसी भी रहे और जल्दी उसके लाट को अगर टेस्टिंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो जल्दी से भेज भी पाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार चारों तरफ, कि खाली आपने प्रोसेसिंग कर लिया ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बात बड़ी साफ की है कि जो हमारे इतने सब भारत का जितना भी खान पान है आखिर हमारे किसान से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो दुनिया में पसंद किया जाता है, उसकी मांग भी है। लेकिन चैलेंज था कि हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, चैलेंज था कि मार्केटिंग ब्रांडिंग में कोई भारतीय कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी नहीं है, और इसलिए मेगा फूड पार्क की जो कल्पना की गई थी जब UPA की सरकार थी तो कुल 2 ही थे, आज वो ऑपरेशनल 23 है और वो संख्या लगभग 40 तक जाएगी। अब मेगा फूड पार्क योजना है क्या? दरअसल मेगा फूड पार्क था कि प्रारंभ में ये योजना बनी थी जिसमें कोई दिशा निर्देश बहुत बेहतर नहीं थे, लेकिन 50 एकड़ में आप किसी ऑपरेटर को तैयार करिए कि वो डेवलप करेगा अपनी लैंड को, कॉमन फैसिलिटीज़ वहाँ पर बनेंगी और वहाँ पर लगभग 25 यूनिट आने चाहिए या 50 यूनिट आने चाहिए और वहाँ रहें। लेकिन ज़मीन डेवलप हो गई, सरकार ने पैसा दे दिया, वहाँ पर कॉमन फैसिलिटीज़ बन भी गई, लेकिन वहाँ पर यूनिट्स नहीं आए। अब उसके इतने कॉम्प्लिकेशन थे, जो बातें आज डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से ठीक हो गई, उस समय तो ये था नहीं, और उसके दुष्परिणाम मेगा फूड पार्क में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही ज़मीन डेवलप हुई तो जो उसका प्रमोटर था उसने कीमतें बढ़ा दी, तो कोई नया आदमी जो नया व्यवसाय खड़ा करना चाहता है वो कैसे जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के रहते हमने कोशिश की, तो आज 23 ऑपरेशनल है और बाकी भी कंप्लीशन की हम कोशिश कर रहे हैं यूनिट स्कीम से पैसा देकर, ताकि जो यूनिट जो लगे उसको हम सब मदद करें, ताकि उन मेगा फूड पार्क को हम बेहतर तरीके से रन करके उनको कंप्लीशन की तरफ ले जाएं। जी, आप देश के जल शक्ति मंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल जीवन शक्ति मिशन एक योजना भी है कि हर घर को पानी मिले, नल से सीधे पानी मिले।
इस योजना की दृष्टि से अभी तक कुछ हुआ क्या? क्या 24 तक 2024 तक क्या हर घर को नल से पानी पहुंच पाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या है? 15 अगस्त 2019 जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी। मैं इसे उनकी योजना नहीं कहता, उनका संकल्प कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने तारीख रखी है कि 2024 तक भारत के हर परिवार को स्वच्छ पीने का पानी पाइपलाइन के द्वारा हर घर तक पहुँचाना है। लेह लद्दाख में कोई कल्पना नहीं करता था कि टेप वाटर मिलेगा। जी, आज आप भी वीडियो देखते होंगे, मिल रहा है। जम्मू कश्मीर, हमारे उत्तर पूर्व के राज्य, जितने भी राज्य हैं वो, जहाँ मरुस्थल में राजस्थान हो। लेकिन जब 15 अगस्त 2019 का आंकड़ा था, उस समय कुल 23 करोड़ लोगों को पाइपलाइन के द्वारा पानी था। 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ 23 लाख लोगों को। लेकिन आज 10 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा परिवारों को पानी पहुंच गया। यानी लगभग उस समय 16% लोगों के पास पानी था, लेकिन आज 55-56% लोगों के पास में पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचा है। पानी सिर्फ पहुंचा नहीं है, 30 साल का अगर वाटर सोर्स होगा तब हम उसको स्थायी सोर्स मानेंगे। जी, या तो आप बांध से पानी दीजिए, तो बांध से पानी देने का काम हुआ है। जहाँ पानी के सोर्स नहीं है वहाँ मल्टी विलेज स्कीम है, जहाँ पानी का सोर्स है वहाँ सिंगल विलेज स्कीम है। आप तत्काल वहाँ बनाइए और उसके बाद में पानी दीजिए। लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं, और इसलिए उसमें भी लैब का जो आंकड़ा है वो 2000 से ऊपर है। जी, मतलब पानी को अगर टेस्ट करना है कि ये पीने लायक है या नहीं, तो पहले तो हर पंचायत में 5 बहनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उनके पास किट होगी, वो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, क्योंकि एक पानी समिति भी बनाई जा रही है, जल समिति, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। वो तय करेंगी कि हर परिवार से कितना पैसा लेना। वही 5 महिलाएं तय करेंगी कि हमें अलग अलग 5 परिवार, रिपीट नहीं होंगे जब तक पूरा गांव पूरा ना हो जाए। आप अपने घर का पानी, अपने गांव का पानी खुद टेस्ट करिए। अगर 5 सैंपल में से एक भी गलत आता है या थोड़ा डिफर करता है, तो आप सीधे लैब में जाइए। फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि पूरी जांच कराए कि वास्तव में ये सैंपल गड़बड़ क्यों आया। जी। तो उसमें सोर्स का सैंपल कंपलसरी है, बाकी 4 स्थान हमेशा बदले जाते रहेंगे। एक आखिरी का कोई घर होगा, बाकी रैंडम 3 बीच के होंगे। लेकिन रिपीटेशन तभी होगा जब पूरे के पूरे हो जाएंगे। ये 2 चेन हैं जिससे आप शुद्ध पानी की गारंटी इस देश के हर परिवार को दे सकते हैं। जी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है, खासतौर से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की बात करूं, देश के दूसरे हिस्सों में भी ये समस्या देखने को मिलती है कि जो भूजल है उसका स्तर लगातार गिर रहा है और प्रदूषित भी पानी हो रहा है। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं और आपकी सरकार इस समस्या के निदान के लिए क्या कर रही है? मुझे लगता है कि जहाँ पर भी हमारे बांध बने हैं वहाँ वाटर लेवल ऊपर गया है। मोदी सरकार ने जो बड़ा काम किया है कि पूरे देश की मैपिंग की है, और उन्होंने कहा कि डेफिसिट बेसिन और सरप्लस बेसिन, जहाँ पानी ज़्यादा है और समुद्र में चला जाता है, कुछ जगह पानी ही नहीं है, वहाँ पानी पहुँचाना है। और वो तभी हो सकता है जब नदी जोड़ो जैसी कल्पना को पूरा किया जाए। और कैन बेतवा ने मूर्त रूप ले लिया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और अभी भी हमने 5 जगह पर बजट में जो स्थान दिए हैं, और ये कोशिश की है कि राज्य सहमति बनाए। जहाँ पानी नहीं है और जहाँ पानी ज़्यादा है, उनके बीच में अगर हमने इन बातों को ठीक कर दिया तो वाटर लेवल भी ठीक होगा, ज़रूरत भी हमारी पूरी होगी। दूसरा, कभी पीने के पानी के लिए बांध का उपयोग नहीं होता था। ये मोदी सरकार का उपक्रम है कि आज जल जीवन मिशन के लिए मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 1400 गाँवों को एक बांध से पानी जा रहा है। योजनाएं 2 हैं, लेकिन पानी का सोर्स एक है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारी नज़र इस पर भी है कि जिन गाँव में वाटर सोर्स नहीं है, वो मल्टीविलेज स्कीम में कवर होने ही चाहिए, चाहे वो कितना ही खर्चा लगे। मेघालय उसका उदाहरण है। उन्होंने 14 किलोमीटर पहाड़ी पे पानी लिफ्ट किया और ग्रेविटी से फिर बाकी पूरे पहाड़ को पानी दिया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हम तकनीक का भी उपयोग करेंगे, संसाधन की कोई कमी नहीं है। इस बार पिछले साल बजट में 60,000 करोड़ रखे थे जल जीवन मिशन के लिए, कुल 22,700 करोड़ रुपया ही ड्रा कर पाए हैं राज्य। मोदी सरकार ने जो फॉर्मेट बनाया उनके नेतृत्व में कि ये ग्रांट नहीं है, ये ड्रा है। अगर किसी राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ खर्च किए हैं तो वो 3,000 करोड़ ड्रा कर सकते हैं, बशर्ते वो अपनी मैचिंग ग्रांट। मैं प्रहलाद जी इस चीज को और समझना आपसे चाहता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार कोई योजना बनाती है और राज्य सरकार को उसको क्रियान्वयन राज्य में करना होता है। क्योंकि कोई योजना बन गई केंद्र के स्तर पे और राज्य में उसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो योजना का लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाता है। इस समन्वय को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो आपका मंत्रालय है, या कृषि की आप बात कर रहे हैं, किसान की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो राज्यों की भूमिका है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात देखना पड़ेगी कि मोदी सरकार के आने के बाद कृषि, सड़क, आवास, बिजली,
पानी, ये सब राज्य के विषय थे जब देश आज़ाद हुआ था, जब जी। केंद्र और राज्यों का बंटवारा हुआ। ये सारे राज्य के विषय हैं जो मोदी सरकार उनको पूरा कर रही है। राज्यों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए केरल, जब 15 अगस्त 2019 की बात थी तो केरल 23% लोगों को पाइपलाइन से पानी दे रहा था अपने राज्य में, तब नेशनल एवरेज 16% था। आज नेशनल एवरेज 55 हो गया और केरल में कुल 45% हुआ है। यानी आप जब 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तब आप नेशनल एवरेज से ऊपर थे और आज आप नेशनल एवरेज से 10% पीछे हैं। इसका मतलब है कि नेग्लिजेंस है, पानी है केरल में, सोर्स आपके पास में है, पैसा भारत सरकार दे रही है। और एक और फॉर्मेट में बताऊं कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, मैदानी जितने भी राज्य हैं उसमें 60-40 का रेशियो है। जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स हैं में 90 और 10 है, 90 भारत सरकार, 10 वो, और यूटी में 100%। ये फॉर्मेट मोदी सरकार ने पहले से तय कर दिया है, इसलिए कोई हम पर उंगली नहीं उठा रहा कि हम किसी का पैसा रोक रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि राज्य सरकारों को 3 गुनी गति के साथ काम करना पड़ेगा यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है। कुछ राज्य हैं जो चैलेंजिंग है और मुझे लगता है कि अभी हम लगातार हम लोग समीक्षा करके यही बात कहते हैं, पैसा आपके पास है, आप डीपीआर की गति बढ़ाइए, वर्क ऑर्डर की गति बढ़ाइए, टेंडरिंग प्रक्रिया बढ़ाइए, काम करने वाले लोगों को बढ़ाइए ताकि आम आदमी को नुकसान ना हो और मोदी जी का जो लक्ष्य है 2024 का वो समय के साथ पूरा हो। ये हमारी लगातार समीक्षा होती है। जी, चलिए प्रहलाद जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। इस सामायिक बात के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। जी, तो संवाद में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।